जी नमस्कार। आज आपकी कथा नकली लेकर आई है एक अन्य कहानी। ये कहानी है संजीव कुमार की कहानी दूसरी तरफ। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो लगेगा जैसे कि आप अपने समय को देख पा रहे हैं। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो लगेगा कि सब कुछ कितना बदल गया है, कि कैसा हो गया है। दूसरी तरफ संजीव कुमार के बारे में आप लोग जानते होंगे। आलोचना के संपादक हैं ये, और बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है आलोचना। उसके संपादक हैं, अध्यापक हैं, पढ़ाते हैं और बहुत से लेख भी लिखते हैं। जब ये पोडियम पर खड़े होकर किसी मुद्दे पर बात कर रहे होते हैं तो बहुत प्रभावी ढंग से बोलते हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं संजीव कुमार की कहानी दूसरी तरफ। जो दोस्त लोग आ गए हैं, माला, हिमांशु आदि, सबको प्रणाम। और देखें कैसी कहानी है ये। बात इतनी बढ़ जाएगी श्याम जी ने सोचा न था। अरे असहमति हो तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, बहस में तुलसी आ जाती है। तर्क की जगह आहत करने वाली बातें कही जाती हैं। जुबान के साथ साथ आदमी आंखों और हस्त मुद्राओं और कान के पपोटों और होठों के किनारे उगती झाग से भी बोलने लगता है। यही ना, इनमें से झाग को छोड़ दें जिसके छींटे गाहे बगाहे सामने वाले के मुंह पर भी पड़ सकते हैं, तो बाकी सारी चीजें अपने हद में ही रहती हैं। चाहे कोई आंखें लाल करके बोले या बहुत तेज तेज बोले, सामने वाले से उनका कोई शारीरिक संपर्क नहीं होता। पर यहां तो तीनों लौंडे लपाड़ों ने मिलकर, हाँ 3 थे, उन्हें उनके नाम भी याद हैं, हामिद, गोबर और बलचनमा। पर नाम याद होने से क्या होता है, खाली नाम से लोग पहचान थोड़े ही जाएंगे। शक्ल भी ऐसी थी कि 50 की भीड़ में खड़ा कर दो तो हर दूसरा आदमी उन्हीं के जैसा लगे। खुद श्याम जी का यही हाल है। निहायत औसत शक्ल सूरत और दरमियाने कद के सीधे साधे इंसान हैं। जिंदगी के 55 बसंत देख चुके हैं और 50 देखने के बाद से ही रोज सुबह रेलवे लाइन के बगल वाले लंबे पार्क में घूमना उनकी रूटीन है। उनका अपना न सही, पार्क का आकार प्रकार जरूर अनूठा है। लंबाई कोई 800 मीटर और चौड़ाई नाम भर को बमुश्किल 20 मीटर। सीमेंटेड ट्रैक का एक चक्कर कुल मिलाकर 1.5 किलोमीटर के आसपास रहता है। पार्क के एक तरफ 3 हाउसिंग सोसाइटियों के पिछवाड़े हैं और दूसरी तरफ एक जंगल नुमा दुर्गम ग्रीन बेल्ट या हरी पट्टी जो रेलवे लाइन और पार्क के बीच है। एक मोटी 5 फुटी दीवार और उसके ऊपर लगी कांटेदार तार से पार्क और हरी पट्टी को अलग किया गया है। इस दीवार के साथ साथ चलते हुए अक्सर वे दूसरी ओर देखने की कोशिश करते हैं। रूखे कांटेदार कीकर के गांछों से भरे इस नो मेंस लैंड को लेकर उनके अंदर गहरा आकर्षण रहा है। शहर के बीच होकर भी यह जगह सभ्यता के दायरे से बाहर लगती है। सभ्यता जिन्हें रास न आई हो, ऐसे प्राणियों के लिए एक अभयारण्य जैसी। वहां न तो जमीन समतल है न पेड़ कटे छटे। इधर से थोड़ी दूर तक ढाल है, उसके बाद ऊपर चढ़ती हुई वह रेलवे लाइन के लिए बिछाए गए गिट्टी रोड़ों से मिल जाती है। पार्क की सीमेंटेड ट्रैक चूंकि सतह से थोड़ी ऊपर उठा करके बनाई गई है, उस पर चलते हुए दीवार के उस पार की दुनिया की झलक ली जा सकती है। वे 7:30 ऐसे ही पार्क पहुंचते हैं और आधे घंटे में 2 चक्कर लगाकर निकल जाते हैं। पार्क के एक कोने में गप गोष्ठी लगाने वालों का अड्डा है, जो कपौड़ियों के बदलते चेहरों के साथ तकरीबन 10 बजे तक आबाद रहता है। पर वे कभी उस अड्डे के सदस्य नहीं बने।
आधे घंटे में चक्कर पूरा करके गपोड़ियों को दूर से नमस्कार करते हुए वे पार्क से विदा हो जाते हैं। इस रूटीन में थोड़ी तब्दीली बस तब आती है जब जल्दी नींद टूटने की वजह से वे 6 साढ़े 6 बजे पार्क में पहुंच जाएं। ऐसे दिनों में उन्हें पता होता है कि आधे घंटे में घर लौटने पर अखबार तो मिलेगा नहीं। अखबार 8 बजे आता है, सो वे थोड़ा वक्त गपोड़ियों के साथ बिता लेते हैं। जिस दिन देर से आना होता है उस दिन भी 2 चक्कर के बाद खाली खाली से पार्क में कीकर की छांव में ही सही थोड़ी देर बैठना उन्हें पसंद है। हरी पट्टी में जो कीकर के पेड़ हैं, पार्क में भी उन्हीं की संख्या ज्यादा है। उन्होंने कहीं पढ़ा था कि ये देसी कीकर नहीं है, इंग्लिस्तानी है, जिन्हें अंग्रेज यहाँ लाए थे। इनकी खूबी है कि ये बड़ी तेजी से बढ़ते हैं और अपनी आबादी भी तेजी से बढ़ाते हैं। जहां लगा दो आसपास की सारी वनस्पति को उजाड़ कर वे अपना साम्राज्य कायम कर लेते हैं। दिल्ली का रिज, वो अरावली श्रृंखला की वह 35 किलोमीटर लंबी पूंछ जो दिल्ली के बीचों बीच गुजरती है, वह रिज इन्हीं इंग्लिस्तानों कीकरों से भरा हुआ है। ये कांटेदार रूखे पेड़ अगर पूरी दिल्ली पर काबिज हो जाएं तो उनके दिमाग में यह बात अक्सर कौंधती। कुछ देर इस पर सोचते, फिर दिमाग झटक कर किनारे कर लेते। हर चीज में पूरी दिल्ली और अक्सर पूरे भारत को घसीट लाना, यह उनकी आदत हो गई है, जिससे छुटकारा पाना जरूरी है। अपनी हाउसिंग सोसाइटी में पानी की किल्लत हो तो पूरे भारत का पानी संकट दिमाग में सुनामी लाने लगता है। कहीं गोरक्षक किसी की जान ले लें तो भारत भर में सांप्रदायिक ताकतों के हाथों संविधान की छीछा लेदर की चिंता सताने लगती है। एक ऑनर किलिंग की खबर पढ़ लें तो मन में हलचल मचने लगती है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। छीना झपटी जैसे टुच्चे अपराधों के बारे में पढ़ते हैं तो गैर बराबरी को बढ़ाने वाली नीतियों के अखिल भारतीय दुष्परिणामों पर मन में तकरीर चलने लगती है। यह सब कोई अच्छी बात है क्या? कहिए। इस बुरी आदत से छुटकारा मिल गया होता तो यह नौबत ही ना आती। तो हुआ यह कि उस दिन देर से आने के कारण वे 2 चक्कर लगाने के बाद पार्क की एक बेंच पर बैठ गए। 11 बजे होंगे। पूरा पार्क खाली हो चुका था। दूसरे कोने पर इक्का दुक्का लोग हों तो हों। सकरे और 1.25 किलोमीटर लंबे आकार के कारण एक नजर में दूसरा सिरा दिखता भी तो नहीं। वे जहां बैठे सिर्फ वहीं उन्हें आबादी नजर आई। आसपास की 4-5 बेंचें थीं आसपास। उसमें से एक बेंच पर एक युवक बैठा हुआ था और थोड़ी दूरी पर एक और बेंच थी जहां पर 2 लड़के बैठे हुए थे। और जो अकेला बैठा था वह अपने मोबाइल पर कोई पिक्चर देखे जा रहा था। और दूसरा जो दूर बैठा हुआ था, उस तरफ जब नजर गई उनकी तो पता नहीं क्यों एक सिगरेट से तंबाकू झाड़कर निकाल रहा था और तीसरा अपनी टी-शर्ट उतारकर उसके कोनों अतरों में कुछ अनुसंधान सा कर रहा था। चेहरे मोहरे कपड़े लत्ते से तीनों कामगार टाइप ही लग रहे थे। बैठते बैठते उन्होंने मोबाइल वाले को टोक दिया। आजकल इस पार्क में मोबाइल छीनने की वारदात बहुत हो रही है। इसे हाथ में ही रखना खतरे से खाली नहीं। इस बात पर उसने सर उठा करके देखा और इधर उधर भी देखा। छीनने की क्या? कुछ अचरज से पूछा उसने। क्या छीनना? वारदात मतलब छीना झपटी बहुत हो रही है, उन्होंने स्पष्ट किया। मोबाइल वाले ने कुछ अजीब ढंग से हैरत जाहिर की
और यह कहते हुए उसने दूर देखा जहां दो लड़के बैठे थे। उनकी नजरें मिली। श्याम जी को ऐसा लगा, भाई कम से कम 3 बार का गवाह तो मैं ही हूं। उन्होंने सफाई दी। अच्छा, क्या देखा आपने? अब उन्हें पूरी बात कहने का मौका मिला और जैसे ही उन्होंने मुंह खोला वो लड़के भी वहां से उठ करके पास आके खड़े होकर सुनने लगे। ये जो सामने वाली दीवार है ना, उसके ऊपर लगी हुई कांटेदार तार 2-3 जगहों से कटी हुई है। बस कोई वाक करता हुआ मोबाइल पर बात कर रहा हो तो ये झपटमार लड़के दौड़ते हुए आते हैं और छीन कर सीधा दीवार की दूसरी तरफ फांदते तो ऐसे हैं जैसे घर के ठीक बाहर की नाली कोई दिन में 10 बार फांदता हो, ऐसे झट से फांद जाते हैं। उधर ये जंगल, फिर रेलवे लाइन, फिर दूसरी साइड का जंगल और आगे उस पार के मोहल्ले की सड़क। झपट मार तो मिनट भर में कहां चला जाता है, पता ही नहीं चलता। अरे छोड़ो अंकल, ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, हो क्यों नहीं सकता? होता है, मैंने खुद देखा है। अभी हफ्ते भर पहले एक सज्जन घबराए हुए से चले आ रहे थे। मैं इधर से गुजर रहा था। उन्होंने बताया कि उनका मोबाइल छीन के कोई उस पार निकल गया। फिर अगले दिन मिले तो बताया कि 500 रुपए देकर मोबाइल वापस कर गया। भाई, बुरा वक्त है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, अपराध तो बढ़ेंगे ही। कहते हुए उन्होंने तीनों को देखकर अंदाजा लगाया कि उनका रोजगार स्टेटस क्या होगा। इतना तो भरोसा उन्हें भी था कि वक्त को बुरा बताने से वे लोग सहमत होंगे। पर यह क्या? सिगरेट खाली करते हुए युवक ने कुछ अजीब सा मुंह बनाया। बेरोजगारी? बेरोजगारी क्या? हाँ भाई, जो पॉलिसी चल रही है उसमें तो अमीर ही अमीर हो रहे हैं ना। सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिगरेट खाली हो गई थी और युवक अब हथेली पर रखे तंबाकू को खैनी की तरह मल रहा था। हमारे इलाके में और इस मुल्क में अमन चैन है। मोबाइल छीन के कोई उस पार भग जाए और पुलिस के हाथ ना आए, यह हम नहीं मानते। इस नासमझी पर वे थोड़ा क्षुब्ध हुए। मैंने अपनी आंखों से देखा है और आप कह रहे हैं कि सब बेकार की बात है। हाँ, आंखें से तो देखिएगा अंकल। हम कब बोलेंगे कि किसी और चीज से देखते हैं आप? टी शर्ट वाला बोला। अब तो वे और क्षुब्ध हो गए। समझ क्या रखा इन लड़कों ने? झोंक कर कहा, अजीब आदमी हो आप। आपके काम की बात कर रहा हूं, आप हो कि मानने को राजी नहीं। 2 हफ्ते पहले की बात है। एक सज्जन का चिल्लाना सुनकर मैं उधर आया तो देखा उम्रदराज आदमी है, ऊपर की पॉकेट फटी हुई, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। क्या उड़ रही हैं? मोबाइल वाले ने बीच में पूछा। हवाइयां? अरे वो एकदम घबराए हुए थे। बोले कि अभी अभी उनका महंगा फोन छीनकर कोई भाग गया, अब हवाई नहीं उड़ेगी तो और क्या होगा। उन्हें तो आपकी तरह हाथ में भी नहीं रखा था, पॉकेट में था। पीछे से लड़के ने हमला किया, पटक कर पॉकेट से मोबाइल निकाली और पार हो गया। आपके मानने से न मानने से क्या होता है? ए अंकल, झूठ मूठ इस इलाके को क्यों बदनाम कर रहे हो? हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना, आप ही के मुंह से सुन रहा हूं। अगर आप यहां आते तो कैसे ना सुनते? तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं? क्यों रे बलचंद मां, हम झूठ बोल रहे हैं?
अभी बतावे का टाइम नहीं आया है, जिसे बलजन्मा कहा गया था, उसने जवाब दिया। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? वे झल्लाए। नहीं नहीं, आप काहे झूठ बोलिएगा? कहा हामिद भाई, कौन झूठ बोल रहा है? बलचलमा ने अपनी टी शर्ट पहनते हुए मोबाइल वाले से पूछा। बैठ के किस्सा फेल रहे हैं अंकल, और क्या? हामिद ने अपनी खनखनाती आवाज में कहा, जैसे चिमटा बज रहा हो। किस्सा फेल रहे हैं और क्या? अब तो वे एकदम से बमक गए। न बमकते तो शायद कुछ भांप सकते थे। क्रुद्ध मन में विवेक कहां रहता है। बोले, फालतू की बात कर रहे हो आप लोग, समझना तो चाहते नहीं। एक तो नहीं, दसियों ऐसी घटनाएं हैं इस पार्क की। अब सिगरेट वाला अपनी जगह से खड़ा हुआ। इतनी देर तक वह खाली सिगरेट में अपनी हथेली में रखा हुआ माल दोबारा भर रहा था। अब उसके सिरे पर गांठ से लगाता हुआ बोला, अभी तो आप 5 मिनट पहले 2-3 घटनाएं जान रहे थे, अब 10 जानते हो। बेवकूफ किसे बना रहे हो अंकल? मैं बेवकूफ बना रहा हूं? मैं बेवकूफ बना रहा हूं तुम्हें? सच बात बता रहा हूं। उनकी सांसें तेज चलने लगी। बेवकूफी नहीं बना रहा है, भड़का भी रहा है। तो देश के खिलाफ भड़का रहा है। गांठें लगाकर उसने सिगरेट हामिद की ओर उछाल दी, जिसने उसे कैच करते हुए खनखनाती आवाज में कहा, अरे गोबर छोड़ ना, छोड़। पर गोबर छोड़ने के मूड में नहीं था। नहीं रे साले, भयंकर समझता क्या है अपने को? पूरे शहर को, देश को, सबको बदनाम कर कैसे चल देगा? यह कहते हुए उनके करीब आ गया। उसे अपनी ओर बढ़ते देख वे हतप्रभ हुए और अपनी जगह से खड़े हो गए। घबराहट में आत्मरक्षार्थ जो छद्म क्रोध आदमी के अंदर पैदा होता है, उसके सहारे पूरी ताकत से चिल्लाए, क्या बक रहे हो? अपनी आवाज सुनकर उन्हें हैरत भी हुई। वह इतनी पराई भी लग सकती है, जैसे उनके कंठ से किसी और ने बोला हो। पर हैरत को ठीक से उगने का मौका भी ना मिला कि उनके चेहरे पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा। संभलते संभलते विवाह अपनी बेंच पर गिर गए। कुछ समझ पाए तब तक तीनों लापड़ झापड़ बरसाने लगे थे। कि पढ़ा लिखा बाबू भोसड़ी वाला देशद्रोही होता है, एंटी नेशनल। यह बलचन्मा की आवाज थी। साला देश को बदनाम करने वाला हरामी, कहीं का हराम। गोबर गुस्से से हाँफ रहा था। हामिद ने शायद इसी बीच उनकी जेबों की तलाशी ले ली। यह उन्हें तब पता चला जब उसकी खनखनाती आवाज आई, साला खाली उपदेश नहीं देता है, खुद भी मोबाइल लेके नहीं निकलता। से सब एंटी लोग उसूल का बड़ा पक्का होता है। तो इसके साथ ही उनके पिछवाड़े एक जोरदार लात पड़ी और अचानक धुनाई बंद। नाक के खून की जांच करते हुए वे उठे तो देखा सीधे हाथ को 2 लोग शोर शराबा सुनकर कहीं से भागे आ रहे थे और उल्टे हाथ को वो तीनों युवक भागे जा रहे थे। जब तक मददगार पास आए, तीनों लड़के दीवार फांद करके दूसरी तरफ जा चुके थे, ऐन उस जगह से जहां कांटेदार तारें कटी हुई थी। दीवार को तीनों ने ऐसे पार किया था जैसे घर के ठीक बाहर की नाली को कोई दिन में 10 बार फांदता हो। गोबर, बलचन्मा और हामिद। कुछ तो याद आया होगा आपको, मुझे यकीन है। और ये कौन सा वर्ग है और स्थितियां कैसी हैं, इसको बताती संजीव की ये कहानी
दूसरी तरफ। कौन सा एक तरफ है और कौन सा दूसरी तरफ, यह बताने की जरूरत नहीं। कैसी लगी ये कहानी ये बताएं और अपने कमेंट्स जरूर दें। चैनल कथा नटी सुमन केशरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पेज को फॉलो करें, लाइक करें, आदि आदि। फिर अगले सप्ताह मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सोचिएगा जरूर इस कहानी पर, जरूर सोचिएगा। इस तरफ, दूसरी तरफ, क्या और कोई भी तरफ है?